स्वागत है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में मैं फर्स्ट सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट के 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो हर साल आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप लोगों को और कुछ करने की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। सिलेबस में टोटल आप लोगों की 5 यूनिट दी गई हैं। इन पांचों यूनिट से भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने इन्हीं 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में कवर अप करवा दिए हैं। अब आप लोगों की स्क्रीन पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ये वही 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस सीरीज में आप लोगों को कराए जाएंगे, जिनमें से भाई आप लोगों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और जो 5वां क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन ऑलरेडी हमने करा दिए, इनकी वीडियोस बना दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में 6th क्वेश्चन जो है आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। बाकी क्वेश्चंस जो 2-3 बचते हैं ये भी आने वाली वीडियोस में आप लोगों को कवर अप करवा दिए जाएंगे। बात करते हैं अपनी यूनिट की। यूनिट नंबर है भाई हमारा 3rd, राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा, उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और रूढ़िवाद। अब ये जो यूनिट है भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई इसमें से टोटल 4 क्वेश्चन जो है बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में, जिनमें से पहला उदारवाद के ऊपर बनता है, दूसरा मार्क्सवाद के ऊपर, तीसरा अराजकतावाद के ऊपर और चौथा रूढ़िवाद के ऊपर। उदारवाद, मार्क्सवाद और अराजकतावाद वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी करा दिया है, वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में रूढ़िवाद जो बचता है ये भी कंप्लीट आप लोगों को करा देंगे, यूनिट फाइनल आप लोगों की हो जाएगी। अब रूढ़िवाद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है वो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहे होंगे। बेसिकली एक ही क्वेश्चन बनता है और ये सारे क्वेश्चन भी एक ही है रूढ़िवाद के ऊपर, बस इसे अलग अलग टाइप से जो है हर साल एग्जाम में घुमा के दे दिया जाता है। इन सब का आंसर एक है, इन सब का मतलब एक है। सिंपली आप लोगों से ये पूछा जाता है कि भाई सबसे पहले तो आप लोगों को रूढ़िवाद का अर्थ बताना होता है, फिर भाई रूढ़िवाद का विकास कैसे हुआ ये सब चीजें बतानी होती हैं आप लोगों को। एंड जो मेनली आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है रूढ़िवाद से रिलेटेड, वो ये पूछता है कि भाई रूढ़िवाद के जो मूल सिद्धांत हैं, जो विशेषताएं हैं, जो महत्व है, या आप प्रासंगिकता बोल सकते हो, ये सारी चीजें आप लोगों से मेनली पूछी जाती है पेपर में। बाकी आलोचना वगैरह करना ये एडिशनल टॉपिक है, टेंशन मत लो भाई, आप लोगों को कंप्लीट आंसर एकदम अच्छे से करवाने वाला हूं मैं। तो क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ जाए आप आंसर जो है लिख जाओगे। बात करते हैं भाई रूढ़िवाद की। क्या होता है ये रूढ़िवाद? तो भाई जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद के बारे में पढ़ा था, उसी टाइप से रूढ़िवाद भी एक राजनीतिक विचारधारा है, या आप राजनीतिक सोच कह सकते हो। ऐसी सोच रखने वाले लोग या इस विचारधारा को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनका मानना भाई ये होता है कि जो पुराने समय से चली आ रही बातें हैं, जो सिद्धांत है, जो तत्व है, हमें उन्हीं को अपनाना चाहिए। कोई भी बदलाव वगैरह जो है नहीं करना चाहिए। जो पुरानी बातें हैं सिर्फ उन्हीं को अपनाना चाहिए, क्योंकि भाई जो हमारे पूर्वज वगैरह रहे होंगे उन्होंने जो कायदे कानून नियम वगैरह बनाए हैं वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर बनाए होंगे, इसलिए हमें वही सारे कायदे कानून नियम वगैरह जो है वही सारी व्यवस्था अपनानी चाहिए। उन व्यवस्थाओं में कोई भी बदलाव जो है नहीं करना चाहिए। तो सिंपली भाई रूढ़िवादी विचारधारा पुरानी बातों को मानने पर जोर देती है। अब इस विचारधारा का जो उदय है भाई वो तब हुआ जब 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में औद्योगिक क्रांति आई थी। उस टाइम पर हुआ क्या था भाई कि समाज में भाई बहुत सारे जो है नए नए तरीके के परिवर्तन हुए, बहुत सारे जो है नए नए आविष्कार हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई थी एकदम से, जिसकी वजह से भाई बहुत नए नए जो है आविष्कार होते चले गए, बहुत सारी नई नई चीजें हुई। तो इन्हीं आविष्कारों और इन्हीं परिवर्तनों के कारण भाई रूढ़िवादी विचारधारा निकल के आई, क्योंकि उस टाइम पे भाई कुछ लोग ऐसे थे जो भाई ये कहते थे ये आविष्कार नए नए जो है अच्छे नहीं है, ये जो हम बदलाव कर रहे हैं इतने सारे ये अच्छे नहीं है। उन्होंने भाई इन आविष्कारों की, इन परिवर्तनों की बहुत ज्यादा आलोचना करी। अब फिर धीरे धीरे करके जो है ये एक विचारधारा बन गई, रूढ़िवादी विचारधारा। तो आई होप आप लोगों को मतलब जरूर समझ में आ चुका होगा रूढ़िवादी विचारधारा का। आप लोग इसके मूल सिद्धांत पढ़ोगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को ये विचारधारा। तो चलो भाई मूल सिद्धांत देखते हैं। आप लोगों से पेपर में मान्यता बोल सकता है, प्रासंगिकता बोल सकता है, महत्व बोल सकता है, विशेषता बोल सकता है, कोई भी वर्ड यूज करे, आप लोगों को यही सारी बातें जो है लिखनी होती हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो पहला जो मूल सिद्धांत है या पहली मान्यता कह सकते हो, विशेषता कह सकते हो,
वो है भाई परंपराओं पर जोर देना। जो रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं भाई, वो लोग ये कहते हैं जो समाज होता है ना, फिर चाहे कोई भी समाज हो, वो सर्वगुण संपन्न जो है नहीं होता। यानी कि उस समाज में सब कुछ अच्छा नहीं होता, उसमें सारी फैसिलिटीज बढ़िया नहीं होती, कुछ ना कुछ तो कमी जरूर होगी किसी ना किसी समाज में। और उसका रीजन भाई एक ही है कि जो आज के टाइम पे नए नए नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, उनमें ही कहीं ना कहीं कमी होगी। तो इस वजह से ही भाई रूढ़िवादी जो विचारक होते हैं, रूढ़िवादी जो लोग होते हैं, वो ये कहते हैं हमें पुरानी जो परंपराएं चलती आ रही हैं, जो पुराने कायदे कानून नियम जो चलते आ रहे हैं, उन्हीं को ही अपनाना चाहिए, ताकि उस समाज में कोई भी दिक्कत उत्पन्न ना हो। तो मेनली भाई ये पुरानी परंपराओं को अपनाने पर जोर देते हैं। दूसरा मूल सिद्धांत है भाई लोगों का परिवर्तनों का विरोध। अब भाई ये पुरानी बातों को तो अपनाने पर जोर देते हैं, पुराने कायदे कानून नियम वगैरह को तो अपनाने पर जोर देते हैं, लेकिन भाई साथ साथ ही ये भी कहते हैं कि हमें नए नए आविष्कार नहीं करने चाहिए, हमें नए नए कायदे कानून नियम वगैरह जो है नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो पुराने बने हुए हैं, पहले से ही जो पुरानी व्यवस्थाएं बनी हुई है, हमें उन्हीं को ही अपनाना चाहिए। क्योंकि भाई हमारे जो बुजुर्ग थे, जो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने कुछ सोच समझ कर बनाए हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च करके वो सारे कायदे कानून नियम वगैरह बनाए थे। इस वजह से हमें उन्हीं सारे कायदे कानून नियम वगैरह को अपनाना चाहिए और कोई भी उनमें बदलाव नहीं करना चाहिए, कोई भी नया आविष्कार जो है नहीं करना चाहिए। तो ये परिवर्तनों के बिल्कुल खिलाफ है, आविष्कारों के बिल्कुल ही खिलाफ है। इसके साथ साथ भाई इनका ये भी सिद्धांत है कि ये यथार्थवाद का विरोध करते हैं पूरी तरीके से। यथार्थवाद भाई ये भी अपने आप में एक विचारधारा है। इस विचारधारा में क्या होता है कि इस विचारधारा को मानने वाले लोग भाई ये कल्पनाएं करते हैं कि समाज में ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये बढ़िया होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। क्या है समाज में उसकी बात नहीं करते, बल्कि क्या होना चाहिए इसकी बात करते हैं यथार्थवादी लोग। वहीं दूसरी तरफ भाई रूढ़िवाद जो है इसका विरोध करते हैं। रूढ़िवादी लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई हमें समाज में क्या है इस पर फोकस करना चाहिए, क्या होना चाहिए इस पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी नए आविष्कार जो है नहीं करने चाहिए। जो पहले से समाज में चलता आ रहा है उसी को हमें अपनाना चाहिए, उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वही रियलिटी है, वही वास्तविकता है, हमें कल्पना करके कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये पूरी तरीके से इस चीज का भी विरोध करते हैं, तो ये पूरी तरीके से यथार्थवाद का भी विरोध करते हैं। अगला भाई इनका जो मूल सिद्धांत है वो है भाई परिवार, धर्म और समुदाय का महत्व। अब भाई जो रूढ़िवादी विचारक होते हैं, जो रूढ़िवादी बातों को मानने वाले लोग होते हैं, वो भाई परिवार को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और समुदाय जो होता है उन्हें बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि इन लोगों का कहीं ना कहीं ये मानना है एक समाज जो है, उस समाज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला तो भाई वो परिवार है, दूसरा धर्म है और तीसरा पूरा समुदाय है। इन तीनों चीजों से ऊपर और कुछ नहीं होता पूरे समाज में या किसी इंसान के, मनुष्य के जीवन में। इसलिए भाई जो इन तीनों चीजों को छेड़ते हैं, परिवर्तन या कोई आविष्कार जो इन तीनों चीजों को छेड़े, उस चीज का भाई विरोध करते हैं यथार्थवाद, रूढ़िवादी लोग। ये कहते हैं कि भाई जो परिवार है उसमें सब चीज वैसे ही होनी चाहिए जैसी होती आ रही है, इसी टाइप से जो धर्म है उसमें भी सभी चीज वैसी ही होनी चाहिए जैसी होती आ रही है पुराने टाइम से। सेम बात भाई ये समुदाय के लिए भी बोलते हैं कि सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा पुराने टाइम से होता आ रहा है। ये परिवर्तनों के पूरी तरीके से खिलाफ है। आगे भाई ये व्यापक योजना का भी विरोध करते हैं, यानी कि ये कहते हैं भाई बड़ी बड़ी जो योजनाएं प्लानिंग वगैरह करती है गवर्नमेंट, या आप अपनी जिंदगी में भी बड़ी प्लानिंग कर रहे हो, तो ये चीज भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेकार है, खतरा है आपके जीवन के लिए। ये कहते हैं अगर तुम्हें प्लान बनाने हैं ना तो छोटे छोटे बनाओ और उन फिर प्लानों को जो है एग्जीक्यूट करो। यानी कि परिवर्तन, बदलाव करने भी है अगर तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से या समय के हिसाब से, तो छोटे छोटे स्टेप लो, छोटे छोटे परिवर्तन करो। ऐसा नहीं है कि तुम भाई एक नया आविष्कार लाके खड़ा कर दोगे या एकदम से बड़ा प्लान बना लोगे। ऐसा ये इस चीज का विरोध करते हैं, ये बड़े प्लान को या बड़े परिवर्तन को खतरा मानते हैं समाज के लिए। अगला जो मूल सिद्धांत है भाई वो ये है मुक्त बाजार और पूंजीवाद का समर्थक। तो कहीं ना कहीं भाई रूढ़िवादी जो लोग हैं वो मुक्त बाजार और पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्योंकि भाई रूढ़िवादी लोगों का ये मानना है कि सरकार का जितना कम हस्तक्षेप होगा उतना ही कम परिवर्तन होंगे, क्योंकि आज के समय में सरकार ही एक ऐसी संस्था है जो परिवर्तनों को अंजाम देती है। सरकार की वजह से ही समाज में परिवर्तन होते आए हैं, और अगर ये सरकार का हस्तक्षेप कम होगा तो परिवर्तन भी बहुत ही
कम होंगे। तो इस वजह से ये पूंजीवाद को सपोर्ट करते हैं, मुक्त बाजार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन भाई पूंजीवाद की वजह से जो औद्योगिक क्रांति हुई थी और जो नए नए उद्योग हुए थे या नए नए आविष्कार आए थे उस टाइम पे, ये उस चीज को बहुत ही ज्यादा गलत बताते हैं, उस चीज का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं ये लोग। ये सिर्फ पूंजीवाद की इस बात को सपोर्ट करते हैं क्योंकि पूंजीवाद में सरकार जो है वो कम से कम पावर होती है सरकार के हाथों में। अगला मूल सिद्धांत देखते हैं भाई इनका, जो है भाई आत्मनिर्भरता पे जोर। जैसा कि भाई मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट में ही समझाया है, ये सरकार का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये कहते हैं सरकार जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा बेहतर है। तो इस वजह से भाई दूसरी तरफ ये आत्मनिर्भरता पे भी जोर देते हैं। ये कहते हैं कि अगर मनुष्य को, अगर लोगों को अपना कल्याण करना है तो उन्हें भाई खुद से ही एफर्ट लगाने होंगे, उन्हें खुद से ही अपनी स्थिति सुधारनी होगी। वो खुद जिम्मेदार हैं भाई अपनी स्थिति के। अगर वो बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो खुद बना लेंगे। इन्हें इस चीज के लिए सरकार पे निर्भर होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सरकार का इसमें कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। तो मेनली भाई ये आत्मनिर्भरता पे ज्यादा जोर देते हैं। आगे भाई ये क्रांति का भी बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। क्रांति मतलब मैं आप लोगों को समझा दूं, क्रांति होता है भाई एक तरीके से बदलाव करना, बड़े पैमाने पे कुछ चीज बदल देना, उसे क्रांति कहते हैं ये लोग। तो ये क्रांति विहीन समाज की गणना करना चाहते हैं भाई। ये चाहते हैं कि भाई समाज जो है ना उसमें कोई भी क्रांति ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रांति ही वो रीजन है भाई जिस वजह से समाज में इतने सारे नए नए बदलाव आए हैं, नई नई परंपरा आए हैं, नए नए कायदे कानून नियम वगैरह बने हैं। तो ये कहते हैं क्रांति वगैरह नहीं होनी चाहिए किसी भी समाज में, और जब क्रांति नहीं होगी तो वो समाज जो है सारा शांति रहेगी उस समाज में। और जैसा कि भाई मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, क्रांति का मतलब ही होता है भाई बड़े पैमाने पर कुछ बदलाव करना। फॉर एग्जांपल ऊपर औद्योगिक क्रांति अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, उसमें क्या हुआ था भाई, बहुत सारी नई नई जो है उस टाइम पे टेक्नोलॉजी आ गई थी, बहुत सारी नई नई मशीनें आ गई थी, जिस वजह से क्या हुआ था भाई इंसानों की वैल्यू कम हो गई थी और मशीनों की वैल्यू ज्यादा हो गई थी उस टाइम पे। तो इस वजह से ही कहीं ना कहीं रूढ़िवादी विचारधारा निकल के आई थी उसी टाइम पे। और फिर इन्होंने भाई क्रांति का भी विरोध किया। ये कहते हैं कि समाज में क्रांति वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्रांति होगी तो उस समाज में शांति नहीं होगी, और अगर तुम्हें शांति रखनी है समाज में तो भाई तुम्हें क्रांति जो है उससे बिल्कुल ही खत्म कर देना है, क्रांति नहीं होने देनी है वहां पे। आगे भाई ये परिवर्तनकारी समझौते का भी विरोध करते हैं, यानी कि ये उन समझौतों का, जैसे कि मान लो एक देश या दूसरा देश आपस में समझौते कर लेते हैं ना, या एक सरकार दूसरी सरकार से कुछ समझौता कर लेती है, तो ये कहते हैं कि भाई समझौते करो, अच्छी चीज है। ये समझौतों का विरोध नहीं करते, बल्कि ये उन समझौतों का विरोध करते हैं जिनसे भाई परिवर्तन होता है, जिनसे बदलाव आता है कुछ। ये कहते हैं भाई परिवर्तन वाले समझौते बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, फिर चाहे वो देश कर रहे हो या सरकार कर रहे हो या कोई व्यक्ति भी कर रहा हो, तो ये समझौते बहुत ज्यादा हानिकारक है समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए। अब जो लास्ट मेन पॉइंट है वो है भाई ये तर्कवाद का भी विरोध करते हैं, यानी कि ये लॉजिक का विरोध करते हैं। कहते हैं लॉजिक जैसी कुछ चीज नहीं होती, लॉजिक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई रूढ़िवादी लोग ये मानते हैं कि बदलाव की जो मुख्य जड़ है, जो मेन कारण है बदलाव होने का, वो लॉजिक ही है भाई। क्योंकि इंसान जब बुद्धि लगाता है, लॉजिक लगाता है, तभी जाके जो है कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो अगर ये लॉजिक ही नहीं होगा तो ना साइंस होगी, ना कुछ नए बदलाव होंगे, ना कोई एक्सपेरिमेंट होगा, ना कुछ होगा। इंसान को लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, इस वजह से तर्कवाद का बिल्कुल ही विरोध करते हैं, लॉजिक का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सिद्धांत जो है, मूल सिद्धांत या विशेषताएं कह लो, समझ में आ गई होंगी रूढ़िवाद की। मैं मानता हूं भाई बहुत ज्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे पेपर के नजरिए से, बट भाई ये विचारधारा ही ऐसी है, और इसके जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत ही कुछ ऐसे हैं कि आप लोगों को समझने के लिए एक दो लाइन के पॉइंट ही इनफ थे। बाकी पेपर में आप थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके भी लिखोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज ऐसे भी लिख दोगे तब भी आप लोगों को प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को ये सिर्फ सिद्धांत नहीं लिखने, ऊपर जो मैंने आप लोगों को रूढ़िवाद का अर्थ बताया वो सब भी एक्सप्लेन करना है, और फिर भाई आप लोगों को रूढ़िवाद के प्रकार और नीचे आलोचना पढ़ेंगे, वो सारी चीजें भी एक्सप्लेन करनी है, तब जाके आप लोगों का एक प्रॉपर आंसर बनेगा। तो अब मैं भाई आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं। ये जो टॉपिक है रूढ़िवाद का प्रकार या स्वरूप, स्वरूप को आप रूप भी बोल सकते हो, या रूढ़िवाद के प्रकार सिंपली। इस टॉपिक को भाई आपको खुद से अच्छे से पढ़ना है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्यादा टफ नहीं है, ये टॉपिक बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप लोगों ने अभी रूढ़िवाद का मतलब समझा, सेम है भाई।
फॉर एग्जाम्पल एक दो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे स्वभावगत रूढ़िवाद है, ये रूढ़िवाद का एक प्रकार है। तो इसमें क्या होता है भाई कि कोई व्यक्ति है कि उसके स्वभाव में ही, उसके बिहेवियर में ही रूढ़िवाद है, तो भाई उसे स्वभावगत रूढ़िवाद कहते हैं। इसी टाइप से भाई जो लोग ये मानते हैं कि भाई सत्ता जो होती है, जो पावर होती है, वो उन्हीं लोगों के हाथ में होनी चाहिए या उसी वर्ग के हाथ में होनी चाहिए जिस वर्ग के पास पहले थी। यानी कि कोई नया वर्ग जो है नहीं आनी चाहिए, कोई नई सरकार जो है नहीं आनी चाहिए, कोई नए खिलाड़ी जो है नहीं आने चाहिए। पावर उन्हीं के हाथ में रहनी चाहिए जिनके पास पहले थी। तो ऐसी थिंकिंग रखने वालों को भाई सत्तावादी रूढ़िवाद कहते हैं। बाकी जो दो तीन है आप लोगों का पितृ सत्तात्मक रूढ़िवाद, ये भी नाम से भाई समझ में आ रहा है। जो लोग ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि भाई जो पिताजी होते हैं उनकी संपत्ति में सबसे बड़ा जो बेटा है उसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है और इसमें महिलाओं का कोई भी रोल नहीं होता। तो ऐसी थिंकिंग रखने वाले जो लोग होते हैं उन्हें पितृसत्तात्मकता रूढ़िवाद की कैटेगरी में रखा जाता है। बाकी भाई स्थितिगत है और एक राजनीतिक रूढ़िवाद है, इन्हें आप खुद से पढ़ लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों का। लास्ट जो टॉपिक है आप लोगों का वो है भाई आप लोगों का रूढ़िवाद की आलोचना या मूल्यांकन। अब भैया ऊपर हमने अच्छाइयां तो पढ़ी, यानी कि कुछ मूल सिद्धांत पढ़े रूढ़िवाद के, अब कुछ कमियां भी पढ़ लो भाई रूढ़िवाद के, ताकि पेपर में आप लोग एक अच्छा आंसर जो है लिख सको। पहली आलोचना ये है भाई, आलोचकों का ये कहना है, बुराई करने वालों का ये कहना है कि ये जो रूढ़िवादी विचारधारा है ना, जिस तरीके की ये सोच है, ये भाई आधुनिक युग से तालमेल बिल्कुल भी नहीं खाती, यानी कि आज के टाइम से बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाती है ये। इसलिए ही भाई ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को कोई भी राज्य जो है नहीं अपनाता, कोई भी देश वगैरह जो है नहीं अपनाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने उदारवादी देश देखे होंगे, जैसे कि अमेरिका हो गया, उदारवादी देश है भाई। इसी टाइप से भाई आपने मार्क्सवादी देश भी देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल रूस को ले लो, मार्क्सवादी देश है, चीन को ले लो, मार्क्सवादी देश है। भारत को लोगे दूसरी तरफ तो भाई भारत दोनों का कॉम्बो है, उसमें कुछ बातें उदारवाद की भी मैच करती हैं और कुछ बातें मार्क्सवाद की भी मैच करती हैं। इसी टाइप से भाई बहुत सी जगह ऐसे भी हैं हमारे विश्व में जहां पे अराजकतावाद भी होता है। लेकिन रूढ़िवादी जो विचारधारा है, इस विचारधारा को भाई कोई भी देश जो है नहीं अपनाता आज के समय में। तो आई होप आप लोगों को पहली आलोचना समझ में आ गई होगी। दूसरी आलोचना ये है कि भाई कि ये जो विचारधारा है, रूढ़िवादी जो विचारधारा है, इसके जो सिद्धांत हमने मूल सिद्धांत सारे पढ़े हैं, ये सही सिद्ध नहीं हो पाए भाई आज तक। तो इसे अपनाएंगे ही क्यों भाई लोग? तो कहीं ना कहीं भाई ये भी एक आलोचना की है कि ये जो विचारधारा है ना, ये सिर्फ भाई विचार में ही रह सकती है एक दो इंसानों के, इसे बिल्कुल भी अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो इसके सिद्धांत इनने ऊपर बताए हैं वो सही सिद्ध नहीं होते, सही ठीक बैठते ही नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये यथार्थवाद का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। ये इस चीज का विरोध करते हैं कि भाई कि समाज में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस चीज का ये पूरी तरीके से विरोध करते हैं। ये कहते हैं क्या समाज में क्या है उस चीज पर फोकस करो, क्या होना चाहिए इसको छोड़ दो, जान दो। तो ऐसे क्या समाज सुधर सकता है? वो नहीं भाई। तो कहीं ना कहीं ये गलत सिद्ध हुई इनकी ये बात। इस तरीके से इनके और भी सिद्धांत हैं जो सही नहीं सिद्ध होते हैं, सही नहीं बैठते हैं। अगली आलोचना भाई ये करी है आलोचकों ने कि ये जो विचारधारा है, रूढ़िवादी विचारधारा, ये भाई एक तरीके से काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है, यानी कि कल्पना करती है बस। ये एक तरीके से भाई कल्पना ही हुई जब किसी भी देश ने इस विचारधारा को नहीं अपनाया। वो कैसे? क्योंकि भाई ये कहते हैं कि परिवर्तन नहीं होने चाहिए, बदलाव नहीं होने चाहिए, आविष्कार नहीं होने चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या भाई? आज के टाइम पे हर कोई देश चाहता है कि भाई हम अपनी तरक्की करें, नए नए आविष्कार करें, नए नए बदलाव करें, चेंजेस करें, जो किसी चीज में कमी है उसको बदलें। बट ये जो विचारधारा है ये सिर्फ कल्पना करती है कि भाई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आविष्कार वगैरह नहीं होने चाहिए। अगली जो मूल आलोचना है भाई वो ये है कि जो रूढ़िवादी लोग मना करते हैं ना कि भाई परिवर्तन वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई आविष्कार नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए, तो ये एक तरीके से बहुत ज्यादा गलत बात है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भाई प्रकृति भी हमें ये बताती है कि भाई बदलाव जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही बदलाव है। आप प्रकृति में कहीं भी देखोगे, नेचर को कहीं भी देखोगे, बदलाव हमेशा हर सेकंड होता रहता है। आप नॉर्मली एक पेड़ को भी देखोगे, उसमें क्या होता है भाई, एक पत्ता गिरता दूसरा आता है, एक पत्ता गिरता दूसरा आता है, एक पत्ता गिरता दूसरा आता है। इस वजह से ये बदलाव प्रकृति में बहुत छोटे छोटे माइनर लेवल पे चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का नियम ही भाई बदलाव है, और ये हर चीज में बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और स्पेशली समाज में सुधार लाने के लिए भी बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
तो इस वजह से भाई इस सिद्धांत की बहुत ज्यादा आलोचना की जाती है रूढ़िवाद की। अगली जो आलोचना है वो है भाई, वो ये है कि भाई जो रूढ़िवादी लोग हैं वो ये कहते हैं भाई व्यापक योजनाएं मत बनाओ, बड़ी बड़ी प्लानिंग वगैरह मत करो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं। और ये समझौते करने को भी भाई मना करते हैं, क्योंकि समझौतों से भी भाई बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं। जबकि भाई जिन जिन देशों ने व्यापक योजनाएं बनाई हैं, समझौते करे हैं बड़े बड़े, उनका भाई अच्छा हुआ है, देश की स्थिति और ज्यादा बेहतर हुई है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं भाई इनकी यहाँ पे गलत साबित होती है, इनका सिद्धांत जो है गलत साबित होता है। अगली लास्ट जो आलोचना है भाई वो ये है कि भाई ये तर्कवाद का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। ये कहते हैं लॉजिक मत लगाओ, लॉजिक होना ही नहीं चाहिए, लॉजिक ही मेन रीजन है, लॉजिक ही मेन कारण है, मेन जड़ है जिसकी वजह से समाज में परिवर्तन होते हैं। तो लॉजिक नहीं होना चाहिए। जबकि भाई जो आधुनिक युग है, जो आज का जो समाज है, उसमें भाई लॉजिक के बगैर कुछ भी चीज नहीं होती है। हम जो इतना विकास कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, ये सब किस वजह से हो रहा है? लॉजिक की वजह से हो रहा है। इतना जो बढ़िया सुधार हो रहे हैं सब किस वजह से हो रहा है? ये लॉजिक की वजह से हो रहा है। हमारे जो जीवन आसान हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, ये सब किस वजह से हो रहा है? ये सब लॉजिक की वजह से हो रहा है। तो ये वाला सिद्धांत भी भाई इनका गलत साबित हो गया यहाँ पे। आई होप आप लोगों को ये सारी आलोचना है और ये रूढ़िवाद का पूरा टॉपिक समझ में आ चुका है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछे पेपर में तो आप ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन कर दीजिएगा, एज इट इज भी आप लिख सकते हो। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया गया है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। बदले में भाई आप लोगों का बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना मेरी मोटिवेशन के लिए। कुछ कमी हो तो वो भी बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।